नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के शेयर हैं तो हो सकता है कि आपको इन शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों कंपनियों के एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को माफ करने पर अब कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यानी कि अब दोनों कंपनियों का एजीआर बकाया माफ नहीं होगा। आसान भाषा में कहें तो दोनों कंपनियों का अगर एजीआर देखें तो वोडाफोन आइडिया का 80,000 करोड़ और एयरटेल का 42,000 करोड़ है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब इसका असर यह हो सकता है कि शेयरों में भारी गिरावट आ सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंपनियों की एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ जो पार्टनरशिप है वो भी जो है उस पर भी अरंगा लगता हुआ दिख सकता है, ठंडे बस्ते में जा सकती है। तो क्या है पूरी खबर? पूरे मामले को आसान भाषा में समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिमरनजीत जी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिमरनजीत जी आपका रुख करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस खबर को और क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जी, पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जिस चीज़ के आसपास ये मामला घूम रहा है एजीआर जी, उसको समझ लेते हैं कि आखिर एजीआर होता क्या है। जी, तो एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू जो है वो सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गई, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, बिल्कुल, इनके बीच में एक रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी जो है, दूरसंचार विभाग जो है, उन्हें एक तय लाइसेंसिंग फीस और स्पेक्ट्रम फीस का भुगतान करना होता है। ठीक है। ये जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की है, वो उनको भुगतान करे फीस का। अब लेकिन इन्होंने काफ़ी लंबे समय से भुगतान नहीं किया था, फ्री ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उन्होंने केंद्र सरकार के उधार भुगतान मोड का लंबे समय तक लाभ लिया है। और इसके तहत उन्होंने कोई फीस वगैरह भी नहीं चुकाई है। तो अब समय आ गया कि ये अपनी जो तय लाइसेंसिंग फीस है और स्पेक्ट्रम फीस जो है उसका भुगतान करें। अब इसके बाद जो है डीओटी ने फीस की गणना की थी, एजीआर के कुछ प्रतिशत के रूप में इसकी जो है वो गणना की जाती है। अब जब गणना की तो उसमें सामने आया कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 80,000 करोड़ का जो है वो एजीआर बकाया है। और इसमें भारती एयरटेल पर करीब 42,000 करोड़ का जो एजीआर है वो निकल के आया। तो दोनों कंपनियों का अगर देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का दोनों कंपनियों पर ये बकाया इस वक्त बना हुआ है। ठीक है। अगर हमारे साथ अरुण मंत्री साहब जुड़े हुए हैं तो मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि उनको जोड़ा जाए। अच्छा, चलिए, अभी तकनीकी दिक्कतों के कारण वो जुड़ नहीं पाए। अब सिमरनजीत आपसे समझना चाहेंगे कि टेलीकॉम कंपनियों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, क्योंकि दोनों पक्ष को सुनना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक पक्ष का सुन लेते हैं, क्या बोल रहा है। जी, तो जब ये फैसला आया, जब पता लगा कि वोडाफोन आइडिया पर 80,000 और भारती एयरटेल पर 42,000 करोड़ का एजीआर बकाया निकल के सामने आया, तो इसके बाद जो है कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी कोर्ट में। तो इसमें इन्होंने कहा था कि दूरसंचार विभाग ने एजीआर बकाये की जो कैलकुलेशन है उसमें कई बड़ी गलतियां की हैं। इसमें कई गलतियां उन्होंने अपने गिनवाई थी और इसमें यह भी कहा था कि जो हम पहले से जो पेमेंट्स कर चुके हैं उसको भी इसमें गिना नहीं गया, वो पेमेंट्स जिससे बाहर रखी गई हैं। तो इसके बाद वो जो है बकाया निकाला गया है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी एक याचिका लगाई थी। ठीक है। और वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में कहा था कि कैलकुलेशन में बड़ी गंभीर गलतियां हुई हैं और 25,000 करोड़ का जो है अनुचित वित्तीय बोझ जो है वो कंपनियों पर पड़ रहा है। तो इस मामले को लेकर जो है वो पूरी पिटीशन लगाई गई थी। हालांकि इस पर जो नया अपडेट आया उसमें कंपनियों को कोई राहत मिलती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। चलिए, नया अपडेट भी क्या है वो भी बता दीजिए सिमरन जी। नया अपडेट आपको ये बताते हैं कि जैसे कि वीआई और भारती एयरटेल को झटका लगा है, क्योंकि अब जो है एजीआर पेनल्टी और ब्याज माफ करने पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। बीच में खबरें आई थी कि इनकी जो एजीआर पेनल्टी और ब्याज है इसको माफ किया जा सकता है, लेकिन अब इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। कैबिनेट सचिवालय ने दूरसंचार विभाग को इसकी पूरी जानकारी दे दी है कि फिलहाल इस मामले पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि एजीआर बकाये पर जो है 50% ब्याज, 100% पेनल्टी और पेनल्टी पर 100% जो है ब्याज माफ करने का ये प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन फिलहाल अब इसको ये ठंडे बस्ते में जा चुका है, इस पर कोई भी विचार नहीं हो रहा है। और ये भी कहा है कि डीओटी को उम्मीद थी कि इससे जो है एजीआर बकाये से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, अब सिमरनजीत आपने एक पक्ष की बात की, अब मैं सरकार ने वोडाफोन आइडिया पर क्या कहा है वो भी जान लेते हैं।
सिंधिया साहब ने कहा है कि हम वोडाफोन आइडिया में लगभग 23% हिस्सेदारी रखते हैं। वर्तमान में इसका मोबाइल मार्केट में करीब 9.5% हिस्सा है। हमारा मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां 4 टेलीकॉम ऑपरेटर काम कर रहे हैं। कौन कौन से 4 हैं उसका भी आंकड़ा मेरे पास है, आपको मैं बता दूं। देखिए, जियो के पास अगर मैं यूज़र्स की बात करूं तो 46.51 करोड़ यूज़र्स हैं। एयरटेल की बात की जाए तो दूसरे पायदान पर आता है और 28 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स इनके पास है। वोडाफोन आइडिया 12.63 करोड़ और बीएसएनएल जो सरकारी है वो 3.10 करोड़ है। देश की आबादी है 140 करोड़ और मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता हैं यानी यूज़र्स हैं 90.31 करोड़ यूज़र्स हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये भी हम बात करते हैं कि उन्होंने ये भी बताया कि वोडाफोन आइडिया ने अब तक 20 से 25 हज़ार करोड़ का इक्विटी फंड जुटा लिया है और अपने विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने पर तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो पूरा मामला जो है एजीआर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, उस पर सरकार की जो चुप्पी है वो टूटती हुई दिखी है। क्या कहा है वोडाफोन आइडिया पर, ये भी सुनिए। वोडाफोन आइडिया की कर्ज जुटाने की योजना पर एजीआर बकाया राहत पर निर्भर जताई जा रही है। इस पर सिंधिया ने कहा कि ये कंपनी का फैसला है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार 1 लाख करोड़ की एजीआर बकाया माफ करने की योजना पर विचार कर रही है या नहीं, ये हम अभी नहीं बताएंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे दायरे में ही नहीं है। अब देखिए सिमरनजीत, ये तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। बिल्कुल, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपने हालिया बयान में क्या कहा है वो भी आपको एक बारी थोड़ा सा, इसके पहले हम सुप्रीम कोर्ट वाला भी मामला आपसे समझना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप बता भी रहे थे, अब वो क्या है मामला वो भी समझाइए सर। ये जो नया अपडेट है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों के जरिए एयरटेल और वीआई के जो एजीआर है इसका जो बकाया उसको फिलहाल बरकरार रखा है। मतलब इसमें कोई माफी की कोई बात नहीं की गई अभी तक, तो ये अभी बरकरार है। और पिछले महीने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था जी। अब वीआई और भारतीय एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल, इसने एजीआर बकाये की कैलकुलेशन में वही दोबारा से सुधार की मांग की थी। ये पिछले महीने फिर से मांग की गई थी जी। लेकिन इस पर फिलहाल कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है और इसको रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। ठीक है, ठीक है। भारत के जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है या जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस संजय कुमार की 3 जजों वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया कि 23 जुलाई 2021 के जो आदेश के रिव्यू के लिए कोई मामला बनता ही नहीं है, उनका ये कहना है। और इसलिए मतलब फिलहाल आसान भाषा में कहते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। बिल्कुल, इसलिए फिलहाल इनकी जो दलीलें हैं उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ओके ओके ओके। तो इसलिए अभी इनको इस मामले पर कोई भी राहत नहीं तो ये तो बहुत बड़ी खबर आप समझा रहे हैं सिमरनजीत। तो इसके बाद इस शेयरों का क्या एक्शन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या शेयरों में गिरावट आई है क्या? जी बिल्कुल, अगर हम अभी के शेयरों की स्थिति देख लें तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है इस वक्त करीब करीब 0.25% गिरकर कामकाज कर रहा है। 7 रुपये 3 पैसे पर इस वक्त कामकाज कर रहा है। हालांकि सुबह के मुकाबले इसमें थोड़ी सी रिकवरी फिलहाल देखी जा रही है, से आई है। बिल्कुल, क्योंकि सुबह अगर हम 11:30 बजे तक का अगर हम डेटा देखें तो उसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट थी और फिलहाल ये 0.25% की इसकी गिरावट देखी जा रही है। और अब जो है शेयर वो 7 रुपये 30 पैसे पर कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर इसका पिछला 1 महीने का भी अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो उसमें 12% के आसपास शेयर गिर चुका है और 6 महीने में तो इसमें 30% से भी ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीआई के जो शेयर हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति चल रही है और जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है उन इन्वेस्टर्स का इस वक्त क्या हाल होगा। ठीक है, एक और वैल्यूबल पॉइंट मैं जोड़ दूं सिमरनजीत जी। कल ही इन्होंने वोडाफोन आइडिया ने, पहले तो देखिए स्टारलिंक जो आने वाली थी, सैटकॉम लेकर आ रही थी कि सैटेलाइट सब इंटरनेट मिलेगा, पहले जुड़ गए जियो वाले, फिर उसके बाद एयरटेल ने भी हाथ मिला लिया। उसके बाद कल खबर आई कि अब ये भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं स्टारलिंक के साथ। और कल 2-3 खबरें इनकी और इंपॉर्टेंट आई थी। एक तो था कि इनका 5G लॉन्चिंग का मामला था और स्टारलिंक वाला मामला तो है ही, लेकिन अब देखिए जो बड़ा पेंच आ गया है कि एजीआर वाला मामला, तो अगर बकाया माफ करती है तब तो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी। अगर नहीं करती है सरकार माफ तो उनका जो है दिक्कत बढ़ने वाली है। और कुछ आप पॉइंट देखिए, बिल्कुल अगर एजीआर बकाया सरकार माफ करती, एक और आंकड़ा सिमरनजीत आगे भी चर्चा करेंगे, अभी आपसे हम चर्चा भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कुछ इसमें से शर्मा जी घटाएंगे तो 52,000 हो जाएगा कुछ, तो ये वाला मामला इसमें ये था कि अगर एजीआर बकाया में माफी मिलती, राहत मिलती तो सरकार के द्वारा मिलती तो उसमें 52,000 करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती थी। मतलब आप मानिए कि वीआई का जो एजीआर बकाया वो 80,000 करोड़ है और उसमें अगर माफ़ी मिलती तो 52,000 करोड़ रुपए जो है कम हो सकते थे। मतलब कि 52,000 करोड़ रुपए की माफ़ी मिल सकती थी, तो करीब करीब 28 से 30,000 करोड़ रुपए ही इस पर एजीआर बकाया रहता। तो ये भी एक बड़ा
कंपनी को झटका लगा है, क्योंकि बकाया माफ़ नहीं हुआ है। माफ़ होता तो आगे स्टारलिंक के साथ जो डील है उसमें पैसे का इस्तेमाल कर पाते, है ना। और जो Expansion को लेकर कर बिल्कुल पाते। एक्सपेंशन 5G को लेकर जो इनकी चर्चाएं चल रही हैं उस पर इस पैसे का इस्तेमाल हो पाता, लेकिन फिलहाल इस पर अभी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जी, अगर हमारे साथ जुड़ गए हों मंत्री साहब तो जोड़ा जाए सर, नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए अब आगे भी हम लोग चर्चा को ले आगे बढ़ते हैं। तमाम जो वोडाफोन आइडिया की बात की जा रही है, तो सिमरनजीत जी आपसे समझना चाहेंगे और टेलीकॉम कंपनियां जो हैं जो लिस्टेड हैं बाजार में, उनका क्या हालचाल है ये भी बताइए। आप एयरटेल की भी चर्चा कर रहे थे। जी बिल्कुल, भारतीय एयरटेल जैसे अभी हमने आपको वोडाफोन आइडिया का बताया था कि शेयरों की क्या स्थिति चल रही है, इस पर नेगेटिव असर देखने को मिला है इस खबर का, लेकिन भारतीय एयरटेल पर इस खबर का कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आया है। ओके, अगर शेयर की हम अभी तक की बात कर लें 12:30 बजे तक की, तो शेयर जो है वो 2.25% चढ़कर कामकाज कर रहा है। ठीक है। मतलब शेयर 2.25% उठकर कामकाज कर रहा है और 1682 रुपये पर कामकाज कर रहा है। तो इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो AGR बकाये की जो बात आई थी सामने, वो कैसे सामने निकल के आई थी। बताइए इसके पीछे की कहानी, यही तो जनता सुनना चाहती है सिमरनजीत जी, द इनसाइड स्टोरी। बिल्कुल, जो फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे है, ठीक है, करीब 1 से 1.5 महीने पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक इवेंट के दौरान कहा था कि AGR बकाये पर चर्चा चल रही है लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। तो जब उन्होंने ये बात कही थी उसके बाद से ही जो है AGR बकाये का मामला निकलकर सामने आने लगा था। उन्होंने उस वक्त पे संकेत दिया था कि AGR बकाये के ब्याज का 50% तक माफ हो सकता है। ओके। तो उन्होंने ये कहा था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था पेनल्टी, और जो पेनल्टी पर ब्याज है उसका भी 100% माफ करने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। तो यहीं से जो जब फाइनेंस सेक्रेटरी ने सब कहा था उसी के बाद से जो है ये मामला और भी बड़ा हो गया था। लेकिन फिलहाल अब साफ कर दिया कि इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो अभी तो इस पर दोनों ही कंपनियों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन चलिए एयरटेल के लिए तो उतनी समस्या नहीं है मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, लेकिन वोडाफोन आइडिया की तो समस्या बहुत ज़्यादा। आंकड़े भी बता रहे हैं सिमरनजीत, वोडाफोन आइडिया पर 80,000 करोड़ और एयरटेल तो चलिए 42,000 करोड़ का है AGR वाला, वो तो सल्टा लेगा या मान लीजिए कोई भी प्रपोजल देगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि ये लगातार कह रहे थे कि 5G को एक्सपैंड करेंगे, हम स्टारलिंक के साथ भी हम जुड़ते हुए देख पाएंगे। और दोनों कंपनियों ने स्टारलिंक से किया था करार, इस मामले पर भी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे पॉइंट? जी बिल्कुल, देखिए स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है ना, तो दोनों ही कंपनियों ने करार किया था। एयरटेल ने किया, जियो ने भी किया था, और अब जो है VI ने भी इस पर जो है करार करने पर कहा था कि VI स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि अभी पूरी तरीके से करार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ VI की स्टारलिंक के साथ बातचीत जारी है। लेकिन इससे पहले एयरटेल और जियो दोनों कंपनियों की ये खबरें सामने आई थी कि दोनों ने स्टारलिंक से करार कर लिया है। इसी के अलावा VI ने यह भी कहा था कि स्टारलिंक के अलावा वो अलग अलग सेटकॉम प्रोवाइडर के साथ भी बातचीत कर रही है। तो जहां उनका करार होता है, जहां उन्हें अच्छी चीज़ें कम पैसों में मिलती है, वहां पर वो इस करार को करेंगे और लोगों तक अच्छा इंटरनेट पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे। 4G को भी जो है कंपनी 4G वैसे चल तो रहा है लेकिन उसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, उसको और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, और साथ ही 5G पर भी जो कंपनी का पूरा फोकस है, क्योंकि एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां अपने जो यूज़र्स हैं उनको 5G की सुविधा दे रही हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया फिलहाल 5G तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस पर भी उसका काम लगातार जारी है। चलिए एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है सिमरनजीत, वो भी मेरे हाथ लग गई है। अब मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, इसने पिछले महीने ही एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें कहा था कि वोडाफोन आइडिया के लिए सब्सक्राइबर लॉस को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए वो सब्सक्राइबर लॉस की बात में वो जो कह रहा था कि जितने जो यूजर्स हैं सिमरनजीत, जैसे इनके 12.63 करोड़ यूजर्स हैं, ये लगातार घटते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको बेहतर सर्विसेज इनको लग रहा है शायद जियो में मिल जाए, एयरटेल में मिल जाए या BSNL में मिल जाए। इसके पहले एक मसला भी आया था सिमरनजीत, देखिए लगातार पिछले साल भी देखिए हम और आप सभी लोग मोबाइल फोन के उपभोक्ता हैं, यूजर हैं, और वो त्रस्त भी हैं। देखिए 800, 850, 900 रुपए का जो प्लान है, टैरिफ प्लान है, वो देना पड़ रहा है 84 दिन के प्लान के लिए। पहले फ्री में दिया गया, उसके बाद कहा गया कि इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और आज कीमतें ऐसी है कि वो महंगाई की जो है मार झेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहा जा रहा था कि सेटकॉम आएगा, स्टारलिंक आएगा तो बड़ा राहत मिल जाएगा, लेकिन ये तो दूर की खीर है, साबित हो रही है। लेकिन इन लोगों ने भी राहत देने की कोई कोशिश नहीं की। एक ने रेट बढ़ाया तो दूसरे ने भी मुझे लगता है 12 घंटे 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया, तुरंत से उन्होंने भी बढ़ा दिया। तो अगर यूज़र को मान लीजिए ये फ़ोन चाहिए और ये फ़ोन भी चाहिए, अगर यहाँ पे दोनों पे अगर सिमिलैरिटी एक रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, तो भैया स्विच ही क्यों करेगा आदमी। इस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या आपने कभी कुछ दंज झेला हो इसके वजह से। बिल्कुल, देखिए जब पिछले साल जियो, एयरटेल, सिमरनजीत आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अरुण साहब जुड़ गए हैं।
मंत्री साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जा रही है। सर, सबसे पहले आपका मनी 9 पे बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल जी। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं दोबारा वीडियो जुड़ नहीं पाया। जी 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 जरूर जी, चूंकि समय कम है सर, आपकी मीटिंग भी है, आपसे जानना चाहेंगे सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? वोडाफोन आइडिया वाला जो मामला है, कल कहा गया कि कंपनी ने 5G रोल आउट की बात की, स्टारलिंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया, और आज खबर आ रही है कि AGR में भारी भरकम बकाया 80,000 करोड़ के आसपास। शेयरों पे भी रिएक्शन बताइएगा, हालांकि गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। देखिए विशाल जी, ओवरऑल आइडिया पे दिक्कतें काफी है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने AGR पे भी अपना बयान दिया है। सेकेंडली कोई फंड इंफ्यूजन जब तक वोडाफोन में नहीं होता विशाल जी, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्रेशर में ही रहेगा, और उम्मीदें काफी है लोगों को, पर उम्मीदों पे शेयर चलना है तो परफॉर्मेंस आना काफी मुश्किल है। इसलिए विशाल जी, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बड़े टेलीकॉम प्लेयर रिलायंस, भारती एयरटेल बन चुके हैं, और यहाँ से कैचअप करना आइडिया के लिए काफी मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है अगर फंड इंफ्यूजन भी हो जाता है, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज भी आती है, तो मार्केट शेयर गार्नर करना काफी मुश्किल रहेगा। तो मुझे लग रहा है आइडिया के लिए दिक्कत रहेगी, और आने वाले दिन में हो सकता है मुश्किल भरे दिन आइडिया के लिए रहे। स्टॉक प्राइस में मुझे लग रहा है कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 रुपए के आसपास है। कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन आता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है यही कहीं स्टॉक रहे। पर मुझे जहां तक बिजनेस की बात है विशाल जी, मुझे लग रहा है भारती एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेगा। मुझे लग रहा है रिलायंस से भी अच्छा भारती एयरटेल करना चाहिए। रिलायंस डेफिनेटली एक बड़ा प्लेयर है, पर मुझे लग रहा है भारती एयरटेल ज्यादा बेटर रहेगा। सर, ये AGR वाला मामला क्या था, अगर आप थोड़ा उसको समराइज कर पाएं? देखिए AGR पहले ये बात की विशाल जी की, AGR को कोई ना कोई आप कह सकते रियायत मिलेगी या माफी देने की बात गवर्नमेंट की तरफ से हो रही थी। पर कल अगेन वही बयान आया कि ऐसा कुछ अभी उनके टेबल पे नहीं है, ऐसा कोई कंसिडरेशन पे अभी नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होगा। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड ना आ जाए, या फिर कोई पुश ना आ जाए, या मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई फंड इंफ्यूजन की बात ना आ जाए, आइडिया के लिए बड़ी दिक्कत रहेगी। भारती एयरटेल ने ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है, तो भारती एयरटेल के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर आइडिया के लिए मुझे लग रहा है ये सब चीजें काफी नेगेटिव हो सकती है। जी, अब सर, स्टारलिंक वाला मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या स्टारलिंक के साथ जो इनकी पार्टनरशिप है, या ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, मैं तमाम अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स की समझ से आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर तीनों जुड़ रहे हैं सर, जियो भी, एयरटेल भी और वोडाफोन आइडिया भी, तो इससे क्या आउटकम निकलेगा अरुण साहब? देखिए, मेरे को लग रहा है बड़ा प्लेयर जो रहेगा अराउंड स्टारलिंक के साथ वैसे भी बड़े प्लेयर्स रिलायंस, भारती एयरटेल जुड़ चुके हैं। आइडिया की बात चल रही है, पर मेरे को लग रहा है जितना काम रिलायंस और भारती एयरटेल ने किया है सैटेलाइट के फील्ड में, या फिर सैटेलाइट मोबिलिटी के फील्ड में, तो वो एक बड़ा बूस्टर उनके लिए जरूर रहेगा। आइडिया के लिए फिलहाल कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, और ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिन में भी कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो इनके जो अलाइड प्लेयर्स है वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। भारती एयरटेल मुझे लग रहा है वैसे भी स्ट्रॉन्ग मूवर है, तो आइडिया के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल भरे दिन आने वाले दिन हो सकते हैं। जी, सर, आपके पास अगर 2-4-5 मिनट का और समय हो तो हम लोग एक्सटेंड करें? जी, आप कर सकते हैं। जी, सर, हमारे साथ कुछ व्यूवर्स जुड़ गए हैं, उनके सवालों को भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। AK सिल्वर गोल्ड हैं, न्यू मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर, क्या आइडिया के शेयर को अभी बाई किया जा सकता है क्या? देखिए, डेफिनेटली नहीं विशाल जी। अगर आप तो मेरे से काफी दिनों से जुड़े हुए हो, मैं आपको पता है आइडिया कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, चाहे वो 12 रुपए भी हो जाए या फिर 5 रुपए भी हो जाए, क्योंकि जब बिजनेस में ही कॉन्फिडेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। प्राइस पे डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ट्रेडिंग बैक के लिए 2-3 रुपए यहाँ हुआ जरूर हो सकता है, पर मेरी कोई रिकमेंडेशन आइडिया पे नहीं है। भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है बेटर पिक है, होगा वो भी चल चुका है, पर अगर निवेशित रहना है टेलीकॉम में तो भारतीय बेटर पिक हो सकता है। सर, नेक्स्ट सवाल है अब्रार साहब का। इनका सवाल है BEL पर, पूछ रहे हैं कि 294 की खरीद है, सेल कहां करें सर? देखिए, 310 के आसपास एग्जिट कर देना चाहिए। इस स्टॉक को काफी डीपली ट्रैक करते हैं, तो एग्जैक्ट लेवल्स मुझे याद है 310, 312 इसका रेजिस्टेंस है। तो वो लेवल्स अगर ऊपर में मिलते हैं या 305 के आसपास भी मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहां से एक बार स्टॉक हो सकता है वापस आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है। जी, सर, दीपेश जी का सवाल है कि सर, मैं एंजल वन ऐप यूजर हूं, यूनिकॉमर्स 256 रुपए पर लिया है, क्या एवरेज करूं? बॉटम बना है, थोड़ा चार्ट पर क्या करना चाहिए? 6 महीने का इनका टाइम होरिजन है, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर। देखिए, बॉटम बनने के साइन तो नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक की बात है, मुझे लग रहा है अभी भी कोई एवरेजिंग के संकेत नहीं है। तो फिलहाल कोई एवरेज या फ्रेश एक्यूमुलेशन की सलाह यूनिकॉम ई कॉमर्स में नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सिल्क SCILAL
मनीष जी का सवाल है कि सर सीलियल में क्या कर सकते हैं? बीएससी का शेयर है क्या सर? SCILAL। डिमर्जर हुआ था, एचआई में से डिमर्जर हुआ था, इनका रियलिटी आर्म है जितना मुझे पता है। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? जी बोलिए। चलिए उनसे संपर्क टूट गया है, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। तब सिमरनजीत आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे जी पूरे बिल्कुल, मामले पर? बिल्कुल। जैसे अभी शेयरों की स्थिति की बात हो रही थी वोडाफोन आइडिया के, आपने ही बताया था कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी जी उसपे। जी जी। लेकिन एक और रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज ऐड कीजिए सर। इस महीने की शुरुआत में ही वोडाफोन आइडिया पर ब्रोकरेज फर्म HSBC की भी रिपोर्ट आई थी। तो क्या कह रहा है? उसमें HSBC ने कहा था कि जो शेयर का टारगेट प्राइस उन्होंने पहले 7 रुपये 1 पैसे के करीब रखा था, लेकिन उसको उन्होंने घटाकर 6.5 रुपये कर दिया था, यानी कि इसके टारगेट प्राइस में कमी की थी। और उस वक्त के मौजूदा भाव से 15 से 17% तक ये कमी थी। कंपनी ने HSBC ने इस पर अपनी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार दिया रखा था। और इसमें HSBC ने रीज़न ये दिया था कि कंपनी का प्रदर्शन जो है वो बहुत कमज़ोर है वोडाफोन आइडिया का, और भविष्य में इसको और अधिक चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। ये HSBC की रिपोर्ट में कहा गया था। ओके जी सर जुड़ गए हैं क्या मंत्री साहब? जी सर जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी सर, आप बोल रहे थे SCILAL वाले पर बताइए सर, मैं भी नहीं समझ पा देखिए, रहा हूँ। क्या SCI BSE वाला शेयर है क्या सर? नहीं, ये जो है ये एचआई में से डीमर्ज होने वाली एंटिटी है जो इसकी रियलिटी आर्म है। तो Okay. मुझे लगा है ये स्टॉक अब काफी करेक्ट हो चुका है। 110 120 के भाव मैंने देखे थे इसमें, 50 रुपए के आसपास है, तो यहाँ से अपसाइड बन सकती है इसमें। तो अगर इनको शॉर्ट टर्म बेट लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 46 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। मुझे लग रहा है 55 से 58 तक ये स्टॉक जा सकता है। जी मंत्री साहब, शेखर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका सवाल है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड पर। 25 शेयर है, शायद खरीद का भाव है 1540 रुपये। अब पूछ रहे हैं कि क्या करें? देखिए, एसजी इंफ्रा वैसे कंपनी अच्छी है, पर टेक्निकली करेक्शन काफी हुआ है। गवर्नमेंट के कैपेक्स वगैरह की जो बातें थी, इसी वजह से करेक्शन काफी हुआ है। कंपनी अच्छी है, तो अगर ये 3 से 6 महीने देते हैं स्टॉक में तो मुझे लगा री रेटिंग हो सकती है। तो अगर 6 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें। ऐड करना चाहे तो भी जितना ऐड करके चल सकते हैं। अगला सवाल है सर, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी पर 25 शेयर्स हैं और खरीद का भाव है 640 रुपये। अब पूछ रहे हैं सर कि कैन आई एवरेज और सेल द स्टॉक? टारगेट इनका 6 महीने का है सर। देखिए विशाल जी, अगेन एलिकॉन में भी ओवरऑल ट्रेंड नीचे का ही है। करेक्शन का भी काफी स्टॉक में ओवरऑल देखने को मिला है। तो फिलहाल तो कोई ऐसे भाव नहीं है कि यहाँ पे कोई एवरेजिंग करने की सलाह है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी साइडवेज ही रहेगा और 425 के आसपास ही चल रहा है। तो फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है एवरेजिंग का, इसलिए एवरेज करने की सलाह नहीं है। कंपनी अच्छी है, इसलिए अगर ये व्यू लॉन्ग टर्म का रखते हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं। जी, अब अरुण सर, वोडाफोन आइडिया वाली खबर पर जुड़ते हैं फिर से। अगर मान लीजिए वोडाफोन आइडिया को आप कह रहे हैं कि अभी इससे दूर रहने की सलाह है, देन व्हाट अबाउट एयरटेल एंड जियो एंड ऑल, जो टेलीकॉम स्पेस में और जो प्लेयर्स हैं उसमें क्या करें? देखिए, डेफिनेटली रिलायंस तो प्योर अगर टेलीकॉम प्ले ही देखें तो रिलायंस तो डेफिनेटली डिसरप्टर रहा है इस फील्ड में। लास्ट 3 साल में जिस हिसाब से रिलायंस ने डिसरप्ट किया है ओवरऑल प्राइजेस को, टैरिफ्स को, तो रिलायंस तो डेफिनेटली रेडार पे होना ही चाहिए। भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है प्योर टेलीकॉम प्ले है, तो अगर प्योर किसी को रहना है टेलीकॉम प्ले पे ही बेट करना है तो भारतीय प्रेफरेबल पहली बेट रहेगी। रिलायंस में से मुझे लग रहा है रिलायंस का ओवरऑल बिजनेस भी अच्छा है, वो भी अच्छा करेगा। जियो प्लेटफॉर्म इसी की बात है तो वो एक बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए हो सकता है। पर प्योर टेलीकॉम प्ले के लिए लेना चाहे तो भारतीय एयरटेल एक प्रेफर्ड पिक रहेगा। जी, अब मार्केट पर चर्चा करते हैं मंत्री साहब। आज देखिए निफ्टी की बात की जाए तो 23,085 का आज हाई है और उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि आज लो की बात की जाए तो 22,973 का लो है। वहां से ऑन स्क्रीन अगर मैं कहूं तो तेजी देखने को मिल रही है। क्या देख रहे हैं सर निफ्टी के चार्ट्स को? देखिए, निफ्टी के चार्ट जिस हिसाब से चला है 1100 पॉइंट आसपास नीचे के लेवल से चल चुका है। अब रेजिस्टेंस के आसपास है, काफी बड़ा रेजिस्टेंस 23,050 23,100 के बीच में है और यही निफ्टी अभी रिवॉल्व कर रहा है। तो 23,100 के ऊपर निकलेगा तो क्लियरली ब्रेकआउट है। तो आज मेरी वेट एंड वॉच की सलाह है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है ऑप्शंस की और बड़े हर्डल के पास आया है। अगर आप चार्ट लगाते हैं तो फॉलिंग वेज या फिर फॉलिंग चैनल के अपर एंड पे हम आ चुके हैं। तो 23,100 मुझे लग रहा है ये एक लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है फ्रेश तेजी करनी चाहिए। जब तक इस डिप का वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जी, अब सर अमेरिका फेड की भी चर्चा करते हैं सर। वहाँ से कोई रेट कट की खबर नहीं आई, अगले सुबह भी ये खबर आई सर, उस पर रिएक्ट भी किया। क्या ये भी एक कारण माना जा रहा है जो भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है या कोई और वजह है?
देखिए तेजी प्योर एफआईएस की तरफ से है। लास्ट 3 दिन से डेरिवेटिव्स के डेटा काफी स्ट्रांग है। वैसे भी आप फॉलो करते हो तो लास्ट 3 दिन के अगर डेटा देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में काफी शानदार बाइंग देखने को मिली है। और ऑप्शंस पे अगर बात करें तो काफी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऑप्शंस में देखने को मिली है। तो एफआईएस एक बड़ा कारण है मार्केट की तेजी का। सेकेंडली सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव हुए हैं जब से खरीदारी ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली है। तो यूएस का कोई बड़ा मुझे ट्रिगर नहीं नजर आ रहा आज की तेजी के लिए। मुझे लग रहा है ओवरऑल सेंटीमेंट्स ठीक पे थोड़े अच्छे थे क्योंकि काफी करेक्शन मार्केट में हो चुका है। यूएस में मुझे लग रहा है दिसंबर तक 1 या 2 रेट कट हो सकता है, जो कि एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल मार्केट की। और ट्रम्प का भी बयान आया है कि उनको फेड को इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1 से 2 रेट कट अभी भी मार्केट फैक्टरिंग कर रहा है। अगर 2 रेट कट नहीं होते हैं इस साल तो मार्केट में एक नेगेटिविटी आ सकती है। जी, लेकिन व्हाट अबाउट मंत्री साहब, ये हमारा जो एमपीसी होने वाला है अप्रैल में, फरवरी में हुआ, उसमें 0.25% का कट हुआ। अप्रैल में भी ऐसी चर्चाएं चल रही। तमाम जितने भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हैं वो कह रहे हैं कि 0.25% का कट हो सकता है। वो तो कह रहे हैं, ये भी बात कह रहे हैं सर कि अगर आने वाले जितने भी फिस्कल में जितने भी एमपीसी होगी वो लगातार उसमें कटौती की जा सकती है। आप उस खबर को कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली हो सकता है। इन्फ्लेशन नीचे आया है, ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हो सकता है रेट कट वापस और एक देखने को मिले। तो वो एक चीज जरूर आपको देखने को मिल सकती है। पर मुझे लग रहा है जो ऑन द होल आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर जो स्टेप्स हो रहे हैं, ओएमओ ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ स्टेप्स अदर देन ओएमओ के भी लिए हैं और काफी इंश्योरेंस कंपनी जी, लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन ठीक है, मंत्री साहब से जितना हमें पूछना था सवाल का वो सिलसिला खत्म ही करते हैं। अब चूंकि शो को वाइंड अप करते हैं सिमरन जी, तो लास्ट में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो अभी जो ताज़ा हालात है वो बता दीजिए। वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी किस स्तर पर काम काज करता हुआ दिख रहा है ये बताइए। उसके बाद फिर हम लोग आगे, आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे उस पर, HSBC की रिपोर्ट थी ना? जी जी, पहले अपडेट बताइए व्यूअर को। शेयर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर इस वक्त 1.5% गिरकर कारोबार कर रहा है, लेकिन सुबह के मुकाबले, आज सुबह के मुकाबले थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिली है। 7.34 पर इस वक्त जो शेयर है वो कारोबार कर रहा है। लेकिन तो व्हाट अबाउट HSBC की रिपोर्ट? जी, HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वोडाफोन आइडिया का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी कमज़ोर है। इस वजह से इसकी जो टारगेट प्राइस है उसको भी उन्होंने कम किया था और रेटिंग को रिड्यूस पर बरकरार रखा था। HSBC का कहना है कि भविष्य में वोडाफोन आइडिया के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कंपनी उन चुनौतियों का सामना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस वजह से इसका टारगेट प्राइस जो घटाया गया था। लेकिन इसके उलट HSBC ने एयरटेल पर बाय रेटिंग दी थी। कंपनी का कहना था कि आप एयरटेल में खरीदारी कर सकते हैं लेकिन वोडाफोन आइडिया में नहीं, और एयरटेल का जो टारगेट प्राइस था वो बढ़ाकर 1985 रुपये HSBC ने कर दिया था, यानी कि 22 से 25% की उसमें और बढ़ने की संभावना उसमें जताई गई थी। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि इसको जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर को टोटल 21 एक्सपर्ट्स ने इसको कवर किया था। लेकिन उसमें से सिर्फ 12 एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि शेयर को सेल कर दिया जाए, इसको रखने का भी कोई फायदा नहीं है। 50% से अधिक लोग इसको कह रहे हैं कि बेच ही दीजिए। बिल्कुल बेच दीजिए। सिर्फ 4 एक्सपर्ट्स ऐसे थे जिन्होंने इसको खरीदने की सलाह दी थी और बाकी ने इस शेयर को होल्ड करने की सलाह दी थी। तो आप देख सकते हैं कि शेयर की इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि शेयर काफी समय से गिरा हुआ और रिकवर करने पर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से HSBC की रिपोर्ट में भी यही दावा वही बात अरुण मंत्री साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी थोड़ा दूर ही रहिए तो बेहतर है। लगातार वो मेरा भी बता रहे थे कि आपसे तो हमारा कई सालों का संबंध है, तो आप हम बता भी चुके थे कि इससे देखिए असल में प्रॉब्लम क्या है ना सिमरनजीत, कि छोटी क्वांटिटी के जो शेयर्स होते हैं जिनके प्राइस वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के आसपास, उसमें जो रुझान है इन्वेस्टर्स का वो ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि 10 रुपये 20 रुपये का तो स्टॉक है, लगा देते हैं 10,000 20,000 50,000। लेकिन वही गलती है, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स पर जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात होती है, क्वांटिटी पर मत जाइए कि हाँ भाई छोटा शेयर है उसको ज़्यादा हम क्वांटिटी में खरीद लेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। आप 1000 रुपये का भी शेयर अगर 10 खरीदिएगा, वो अगर 10% चलेगा तो उतना ही मुनाफा होगा। जितना 10 रुपये का शेयर आप खरीदिएगा और 10% की जो तेजी आएगी उसमें भी आपको उतना ही मुनाफा होगा। तो ये समझ का फेर है। हमेशा जो है जो तेजी जो है ना नंबर से नहीं देखना चाहिए, परसेंटेज वाइज देखना चाहिए। लेकिन मेरी बात भी अधूरी छूट गई थी सिमरनजीत, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है उसको भी हम बता देते हैं। एडिशनल जानकारी ले लीजिए, बेहतरीन काम आएगा आपके लिए। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने पिछले महीने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा कि वोडाफोन आइडिया के लिए सब्सक्राइबर लॉस को स्थिर करना सबसे बड़ी चुनौती है। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 में वोडाफोन आइडिया के यूजर्स की जो संख्या है उसमें 17 लाख की गिरावट आई थी और ये घटकर 20.7
करोड़ हो गया था, और उसके बाद जो मैं आपको जो आंकड़ा बताया था कि वो घटते घटते अब 12.63 करोड़ हो गया है। तो लगातार इसमें देखिए कि अगर नवंबर के भी आंकड़े देखें वो भी है हमारे पास, उसमें भी 15 लाख यूजर्स कम हुए थे। तो तमाम जो मुश्किलें हैं, अड़चन है, वो आ रहा है, लेकिन फंडिंग और आगामी निवेश की जो योजना है कि इनका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए पिछले 12 महीने में वोडाफोन आइडिया ने कुल 26,000 करोड़ रुपए की पूंजी भी जुटाई है। इसमें भारत का सबसे बड़ा एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो भी शामिल है, जिससे कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए जुटाए भी थे। इसके बाद अलावा प्रोमोटर्स ने भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था। तो मुझे लगता है कि सारी बातें वोडाफोन आइडिया को लेकर हो गई है। सिमरनजीत, अगर आप कुछ छूट रहा है तो बता दीजिए। बिल्कुल, हमारी एक बात अधूरी रहेगी जब हम बात कर रहे थे कि रिचार्ज इतने महंगे हो गए पिछले साल। एग्जैक्टली, आपका वर्जन हम ले ही नहीं पाए। बिल्कुल, बताइए। पिछले साल जब वोडाफोन आइडिया ने या फिर जियो ने, एयरटेल ने जब प्राइजेस बढ़ाए थे तो लोगों ने क्या ढूंढा कि कहां पर हमें सस्ता ऑप्शन मिल सकता है, तो लोगों ने बीएसएनएल की राह पकड़ी थी। अगर आपको याद हो तो पिछले साल अगर हम अगस्त सितंबर का डेटा देखें तो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स में जबरदस्त वृद्धि हुई थी जी। लेकिन वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इन सबके सब्सक्राइबर्स लगभग कम हुए थे और बीएसएनएल में बढ़े थे, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि बीएसएनएल क्योंकि 4G पर काम कर रहा है, 4G लगभग है लेकिन पूरे देश में उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, जिस तरीके से जियो या फिर एयरटेल का है। तो बीएसएनएल उस पर काम कर रहा था, लेकिन अभी वो भी थोड़ा ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी 5G सर्विस पर भी काम चल रहा है और पिछले साल बीएसएनएल की तरफ से ये भी दावा किया गया था, कहा गया था कि इस साल यानी 2025 के मई जून में जो है 4G सर्विस देश भर में चालू कर दी जाएगी और इसी के 5 से 7 महीने बाद जो है वो 5G सर्विस भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया और यही वजह है जब यूजर्स को लगा कि बीएसएनएल तो आगे कुछ काम कर नहीं रहा है। तो अगर हम दिसंबर के और जनवरी के अगर उसका डेटा देखें यूजर्स का, तो उनके यूजर्स की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अच्छा, एक महीने में ही करीब 3.5 से 4 लाख के यूजर्स जो हैं उनके कम हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते लोगों को क्या मजबूरीवश वापस जो लोग एयरटेल को या जियो को, सिमरनजीत, लोगों को तो सर्विसेज चाहिए ना भाई, वो पे भी कर रहे हैं। चलिए आप पहले फ्री मिला, फिर उसके बाद 300-400 रुपए आया, फिर 600 किया आपने, अब 800-850 ले रहे हैं। दे तो रहा ही है ना आदमी, बिना फोन के तो जिंदा रहेगा नहीं आदमी। लेकिन आदमी को एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए कि भाई मेरा नेट चले, मैं मेट्रो में जाऊं तो उस समय भी चले। बफरिंग नहीं चाहती है जनता। 5G की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 5G कितना धरातल पर है ये हमसे और आपसे छुपा हुआ कहीं नहीं। अब आप सैटकॉम की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे, वो भी अब देख लेगा आदमी, उसके तो फिजिबिलिटी की भी बात चलेगी कि भाई वो, मैं तो उसका कंपैरिजन किया, मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने चर्चा किया। भूटान जो हमारा जो पड़ोसी देश है, वहां पे पता है 3,500-4,000 रुपए लग रहा है एक महीने का। अब बताइए स्टारलिंक को लोग क्यों ही यूज करेगा भाई? वो आप उसको, उसके पीछे दूसरा एंगल ये भी है सिमरनजीत, आप उसको कह रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों के लिए हम ला रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ला रहे हैं, जहां पहाड़ पठार के लिए ला रहे हैं, वहां जहां नहीं पहुंच पा, अरे वहां की तो आबादी ही भाई इतनी कमजोर है। अब उनके पास पर कैपिटा इनकम अगर उनका आप देख लिए तो वो उतनी अच्छी नहीं है। वो कहां से दे देगा आपको 3,500-4,000 रुपए महीने का? अब भारत नेट, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो मानी जाती थी भारत नेट, उसका क्या हो रहा है? हालांकि वो अंडर प्रोसेस, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन अब देखिए क्या लड़ाई हो। लेकिन आज के लिए, आज हमको लगता है कि विराम दे देना चाहिए। बिल्कुल, आज के लिए मुझे लगता है कि हमने अपने जो व्यूअर्स हैं उनको वोडाफोन आइडिया का जो पूरा केस है या भारतीय एयरटेल का पूरा जो AGR बकाये का जो केस है उस पर लगभग हमने अच्छी जानकारी उनको जानकारी दे दी, एक्सपर्ट की राय दे दी। मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री साहब भी जुड़ गए, हालांकि टेक्निकल ग्लिच के बावजूद भी वो जुड़े, फोन उन्होंने दिया और उन्होंने आपको बताया, शेयरों पर भी चर्चा की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सिमरनजीत आपका बहुत शुक्रिया, मंत्री साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Money9।